अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। इस वक्त नजम सेठी से मुतल्लिक जो एक मामला सामने आ रहा है और कि ज़का अशरफ जो हैं वो शायद नए चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं। हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले नजम सेठी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जबकि उसी दिन ज़का अशरफ ने वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी साहब से मुलाकात की और उसके बाद एक ये ज़ेर बहस आना शुरू हुआ मामला कि शायद ज़का अशरफ जो हैं वो नए चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता के जो अहम चैलेंजेस हैं, माजी में तनकीद होती रही कि सूबों के दरमियान राब्तों का बड़ा फुकदान है। माजी में जब फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा वज़ीर थीं तो उस वक्त भी कई मामला जो है वो ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से उठाए जाते रहे। अब बैनुल सूबाई राब्ता जो वज़ारत है वो नए टैलेंट हंट से मुतल्लिक और इसके अलावा भी कई जो मामलात हैं उस पर क्या कर रही है, हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मज़ारी साहब, आपने टाइम निकाला। अब पहले भी आपसे बात हुई थी आपकी वज़ारत के हवाले से। हम शुरू यहाँ से करेंगे कि इस वक्त आपकी वज़ारत जो है क्या करने जा रही है नए टैलेंट के हवाले से, या फिर जो आपको मादी में जैसे मैंने कहा कि कई तहफ़्फ़ुज़ात थे, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती थी, तो इस वक्त बतौर वफाकी वज़ीर आपको कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नादिर साहब। सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूं, आप टैलेंट हंट की बात करें रिगार्डिंग स्पोर्ट्स जी नहीं, वो मिनिस्ट्री का काम नहीं होता, वो होता है फेडरेशंस का काम। जो हमारे 42 फेडरेशन हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जो आती हैं, ये फेडरेशन का काम होता है जो बच्चे खेल रहे हैं उनको हंट करे और उनको लेके बाकी उनको मज़ीद उनको खेलों में और जिस स्पोर्ट्स में भी हैं उसको मज़ीद उसको पॉलिश करें। ये फेडरेशन का काम होता है, मिनिस्ट्री का काम नहीं होता जी इसमें। जी, तो अब आपको बतौर वज़ीर जैसे मैंने कहा कि कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको दरपेश हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो भी इस वक्त हमें इस वक्त फ़िलहाल जो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बात करूँगा। हमें शॉर्ट ऑफ फंड्स के, जैसे आपको पता है कि जी हम पे 41% स्लैश लगा हमारे बजट के ऊपर और कटौती हुई है, और जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे या जो चल रहे थे उसमें भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने यही किया गवर्नमेंट ने कि जी आप अपने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अपने आप के फंड्स खुद जनरेट करता है, आप भी अपने फंड्स पीएसपी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी अपने फंड्स खुद जनरेट करे। तो उसके लिए हमने मीटिंग की है जी। उसमें है एक है शॉर्ट टर्म है, एक है मीडियम टर्म, एक है लॉन्ग टर्म प्लान, ताकि हम अपने फंड्स खुद जनरेट करें। और हमारी कोशिश है जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं और हम उसको मैंने बड़ी सख्ती से कहा कि अगर मैं भी इस्तेमाल करूँगा तो मैं भी पे करूँगा, फ्री कुछ नहीं होगा। अच्छा। बस उसमें ये हमें फिर प्रॉब्लम्स आई हैं कि हमने कुछ लिस्ट मतलब रिवाइज़ किए थे। अगर ग्राउंड है, अगर हमारा कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ग्राउंड हमें स्कूल आगे लेते हैं, कुछ आगे लेते हैं, तो हमने इसके रेट्स थोड़े रिवाइज़ किए थे। पूल के रेट रिवाइज़ किए हैं, टेनिस कोर्ट की रेट रिवाइज़ किए। इससे फिर ये कुछ हमारी मेंबरशिप थोड़ी कम हुई है। लोग कहते हैं जी आपने रेट्स रिवाइज़ किए हैं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें भी फंड्स जनरेट करने हैं जी। तो फंड्स के हवाले से कोई वज़ीर आज़म के सामने आपने कोई मामला रखा हो? अभी बजट में पीएम साहब का मशकूर हूँ मैं कि उन्हें 5 बिलियन रखा है। अच्छा। इसके हवाले से कि भी आप स्पोर्ट्स के उसके रखा है और खाली इस बजट में रखा है जी, इस वाले बजट में। नेक्स्ट जो कैबिनेट की मीटिंग थी शायद पार्लियामेंट में, आप भी उसमें मौजूद थे, तो उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया था? हाँ जी बिल्कुल आया था इसमें फ़ंड्स के हवाले से, और इट वाज वेरी ग्रेट ऑन पीएम साहब कि उन्होंने 5 बिलियन रुपीस खाली स्पोर्ट्स के लिए रखे हैं कि भी आप अपने इस बजट में रखें कि स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए या स्पोर्ट मतलब आप यूनिवर्सिटी बनाएं, इसके मतलब उन्हें दिए, हमें पैसे दिए हैं जी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी। तो वो कहाँ पे आप कह रहा था? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जी, और तो हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हमारे पास है, ज़मीन काफ़ी है, तो हमारा इरादा उधर ही हम बनाएं। अच्छा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मदर साहब अभी हाल ही में हमने देखा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी का मामला बड़ा चल रहा है, ये क्या होने जा रहा है? देखिए जी नादिर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हमारी पीडीएम की, उसमें जो लीडरशिप थी उसके बीच में यही तय हुआ था जिसके पास जौन सी मिनिस्ट्रीज हैं तो उधर उन्हीं के बंदे अपॉइंट होंगे। ठीक है। लिहाजा ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास है, तो लीडरशिप की ख्वाहिश है कि ज़का अशरफ साहब नेक्स्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हों। और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी पीएम साहब को, और मैंने समरी भी मूव कर चुका हूँ महीना पहले। तो इंशाल्लाह 20 को इनका ख़त्म हो रहा है टर्न्योर नजम सेठी साहब का, तो इंशाल्लाह ज़का अशरफ साहब भी नेक्स्ट चेयरमैन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो तोसी नहीं मिलेगी नजम सेठी साहब? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर दी जाती है पीएम साहब को, जैसे उन्होंने मीटिंग भी की है पीएम साहब से, तो अगर ये फैसला होता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल? समरी जी मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी मूव करती है इनके तौसीक़ के लिए पीएम हाउस को। ठीक है। जिससे पहले भी हमने पीएम साहब रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी, आपको मालूम है। बिल्कुल।
تو ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، تو پھر ریکویسٹ آئی تھی میں پی ایم ہاؤس سے کہ آپ سمری موو کریں، ان کو تھوڑا ایکسٹینشن دے دیں 2 سے 4 ہفتے کی. پھر ادھر سے سمری آئی پی ایم ہاؤس سے کہ آپ ان کو 2 مہینے کی ایکسٹینشن دیں تاکہ الیکشن اور ابھی کرا لیں اور نیوزی لینڈ کی سیریز بھی ہو جائے. تو اس بار تو ابھی نہ کچھ سیریز چل رہی ہے، کچھ سمری جائے گی نہیں جی ایکسٹینشن کی. تو یہ مظہر صاحب جب حکومت بنی تو نجم سیٹھی صاحب کو وزارت آپ کے پاس تھی، تو نجم سیٹھی صاحب کیوں آئے؟ پھر اس وقت آپ کا بندہ کیوں نہیں آیا؟ لیکن سیٹھی صاحب ہم نے جب پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانسٹیٹیوشن بحال کیا 2014 کا، تو یہ آئے تھے ٹیمپرری آئے تھے ہیڈ کر رہے تھے اپنے ٹیمپرری مینجمنٹ کمیٹی کو. تو ان کا خالی ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ آپ نے الیکشن کرانے پاکستان کرکٹ اس کے ریجنس کے، پاکستان کرکٹ کے جو ڈفرینٹ ریجن ہیں کرکٹ کی، جو 18 ریجن ہیں ادھر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھنا ہے، جس میں پھر آپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ خود امیدوار بن گئے سلاٹ کے لیے، چیئرمین شپ کے لیے. اچھا. اور ایک اور ہے وہ شکیل شیخ صاحب ہیں اسلام آباد کے، وہ بھی شاید خود الیکشن لڑ کے خود ہی وہ بورڈ آف گورنرز کے امیدوار بن گئے. سو دیٹ از کلیئرلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی اگر آپ کو ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ خود ہی امیدوار بن جائیں تو یہ تو سمجھے نا کانفلکٹ آ گیا نا انٹرسٹ کے. نہیں تو مظہر صاحب آپ نے معاملہ نہیں اٹھایا نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کہ یہ پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جی کمپلینز آئی تھیں، مجھے ڈفرینٹ جگہ سے کمپلینز آئی ہیں. پھر میں نے ان سے بات بھی کی تھی، میں نے کہا مجھے ڈفرینٹ جگہ سے کمپلینز آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے. تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھ لیں کائنڈلی، اس کو لک انٹو کریں، جو جن کے الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور جن کو تحفظات ہیں تو آپ کوشش کریں کہ تحفظات دور کریں. پھر میرے الیکشن کمشنر جو ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان سے میری بات ہوئی، ان کو بھی میں نے کہا. تو جن پھر آئے کافی لوگ میرے آفس بھی آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے الیکشن صحیح نہیں ہوئے، بوگس کلبز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. میں نے کہا دیکھیں جی ابھی تو جس کے الیکشن ہو گئے ہیں، جو الیکشن کمشنر کہتا ہے جی میں اپنے اس کے اوپر کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا نیکسٹ آپ کا جو ہے ایجوکیٹر ہے، نیکسٹ جو آپ کا ہے اسٹیپ جہاں آپ اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں، ایجوکیٹر کے پاس اپنی اپیل دائر کریں. ایجوکیٹروں کے پاس دے ہیو دا پاور کہ وہ ان کے ڈیسیجن کو ریورس کریں الیکشن کمشنر کے. تو دیٹ از اے پروسیس. میں نے کہا یہ پروسیس فالو کریں. جہاں الیکشن نہیں ہوئے آپ کے بھی ہونے ہیں، میں نے کہا ادھر آپ اپنے کمپلین پہلی ریٹرن میں جمع کرا دیں الیکشن کمشنر کے پاس کہ بھی ہمیں یہ تو ہمارے ریزرویشنز ہیں، ہمارے ریزرویشنز کو دور کیا جائے. تو یہ جو نجم سیٹھی صاحب کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہے، یہ صرف اسی بنیاد پہ ہے کہ جس کے پاس وزارت ہوگی اسی کا بندہ ہوگا، یا پھر آپ پرفارمنس بھی دیکھیں گے؟ میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے پہلے جیسے آپ کو اپنے اس میں انٹرویو میں بتایا کہ جن کے پاس جو سی وزارت ہے وہی انہیں کا بندہ. آپ کو نتھنگ اگینسٹ نجم سیٹھی صاحب، لیکن کیونکہ وزارت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو لیڈرشپ کی خواہش ہے کہ ذکا اشرف صاحب چیئرمین ہو جائے. تو ذکا اشرف صاحب سے حال ہی میں آپ کی جو ملاقات بھی ہوئی، کیا معاملات ہیں یا کیا توقعات ہیں آپ کی ان سے کہ وہ آئیں گے تو جو تبدیلی نجم سیٹھی صاحب نہیں لا سکے وہ لائیں گے؟ دیکھیے جی ذکا اشرف صاحب پہلے بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انہیں جب پہلے تھے تو ہی واز اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. انہوں نے اچھی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلایا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی جب وہ آئیں گے تو ہوپ فلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اچھی طرح سے وہ چلائیں گے اور جو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے تو ان پہ وہ غور کریں گے. جی لیکن کریڈٹ تو سیٹھی صاحب کو بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ایس ایل بحال کروایا، یہاں پہ میچز ہوئے، باہر کے لوگ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کرکٹ کھیلے. دیکھیں جی یہ بیسکلی شروع کیا گیا تھا ذکا اشرف صاحب، یہ جو تھا سارا برین چائلڈ تھا ذکا اشرف صاحب کا. پھر لے کے اس کو آگے لے کے چلے اپنا سیٹھی صاحب لے کے چلے ان کو. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ابھی بھی اچھا کروایا پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا پیسے ملے، بڑا فائدہ ہوا، باہر انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں. لیکن یہ برین چائلڈ تھا ذکا اشرف صاحب کا. جی تو یہ جو سیٹھی صاحب اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا سیٹھی صاحب ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو توسیع مل جائے جو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں آپ کو. جی سر آپ کا تجزیہ میں کسی کے دلوں کا حال نہیں بتا سکتا. نہیں لیکن سر آپ وفاقی وزیر ہیں، معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو نہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن جی پی ایم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بھئی جو ہے ہم پاکستان پیپل پارٹی جو بات کر رہی ہے جائز بات کر رہی ہے، ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے. کیونکہ منسٹری پیپل پارٹی کی ہے تو لہٰذا بندہ پیپل پارٹی کا آنا چاہیے. جی انہوں نے ریکویسٹ آپ کو نہیں کی اس دفعہ کہ چلیں پہلے کی طرح چلنے دیں سسٹم کو؟ نہیں مجھے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے. اچھا تو ویسے ابھی آپ دیکھیں کہ ماضی میں رمیز راجہ صاحب رہے، پھر نجم سیٹھی صاحب آئے، اب ذکا اشرف صاحب آ رہے ہیں، پہلے بھی وہ رہے. آپ کی نظر میں اگر یہ تینوں آپ کے سامنے نام رکھیں تو کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر پرفارمنس تھی، رمیز راجہ صاحب کی، نجم سیٹھی صاحب کی، یا پھر ذکا صاحب کی؟ جی رمیز راجہ صاحب کو تو لے کے آئے تھے اپنا جو پرانے تھے عمران خان نیازی، وہ لے کے آئے تھے. ہاں انہوں نے تو وہ کہتے ہیں اپنے دور میں کوئی 14 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی خرید دی تھی. اچھا. چیئرمین پی سی بی کو خطرہ ہے. تو یہی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ نیشنل اسمبلی میں سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے اپنے لیے 14 کروڑ کی بلٹ پروف گاڑی خریدی ہے اور آپ انٹرنیشنل ٹیمز کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلیں،
तो कौन आएगा, जबकि चेयरमैन खुद उसमें घूम रहे हैं, क्या कहते हैं, बोलर रूम में घूम रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस तो बस ऐसी थी जी। एंड उनका क्या कहते हैं, दे डिड लॉट ऑफ स्पेंडिंग। अच्छा, वाह, उन्हें बस ऐसी बहुत खर्चे मर्चे किए हैं। तो उनके भी अभी हमने कहा है कि इनका ऑडिट किया जाए, तो रिक्वेस्ट की भी, ऑडिट इनके हो रहे हैं उनके दौर के भी। और सेठी साहब का मैंडेट था कि आप खाली ये जो आपको मैंने पहले अर्ज किया इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करें और डे टू डे अफेयर्स देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इनको भी मैंने लेटर लिखा हुआ है कि आपकी 4 महीने की कौन सी जो परफॉर्मेंस है काइंडली हमें बताएं कि आपने क्या खर्चे किए हैं, किसको हायर किया है, किसको फायर किया है, किसको रखा है, किसको निकाला है, क्योंकि ये उनका मैंडेट नहीं था। उनका खाली मैंडेट जो था वो यही था जो मैंने आपको बताया जी। अच्छा, तो वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी रमीज़ राजा साहब ने ली थी वो अब सेठी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों से ली गई है, तो उधर खड़ी होगी, उधर अपना हेड ऑफिस में खड़ी होगी इनके जी। चलें मदर साहब, एक अगर इजाज़त दें तो शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त मदर साहब, जैसे हमने जिक्र किया, ज़का अशरफ साहब से दोबारा आपकी मुलाकात कब है और ये फ़ैसला कब होगा उनकी तकर्री का? जी 20 जून इनका टेनर ख़त्म हो रहा है। जो अभी टेम्प्रेरी मैनेजर कमेटी है, 20 जून तक इनका टाइम था। 20 के बाद ही इंशाल्लाह ज़का अशरफ साहब का फैसला होगा। और जो वजारत की जानिब से नाम भेजे गए हैं उसमें कोई ज़रूरी मतलब उसमें मैंडेटरी होता है कि 2 या 3 नाम हो या सिर्फ एक ही नाम हो? नहीं, 2 नाम होते हैं, पीएम साहब की तरफ से आते हैं। मैंने जो समरी भेजी थी उनमें मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, कि टू कंसिडर द नेम ऑफ ज़का अशरफ एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी। अच्छा, तो सर दूसरा किसका नाम था? मैंने एक ही भेजा था जी, मैंने किसी और का नहीं भेजा। और पीएम साहब की जानिब से अभी तक आया नहीं, जब आएगा तो पता चलेगा जी वो किसका नाम भेजते हैं। अच्छा मदर साहब, लेकिन जो रमीज़ राजा साहब ने अगर अखराजात की, हमने देखा कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हुई, नेशनल असेंबली की भी हुई, लेकिन अभी भी तो आप देखें कि अखराजात से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि नजम सेठी साहब के दौर में भी जो दौरे हुए या यहाँ पे आए, तो क्या इस मामले के हवाले से आपने तफसीलात तो मांगी हैं, लेकिन आपकी अपनी क्या अजम्पशन है कि कोई गड़बड़ है फंड्स की? देखिए जी, हमने एक लेटर लिखा था और उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी जो 4 महीने की परफॉर्मेंस है उसकी अपनी डिटेल रिपोर्ट बताएं जी। उसमें था कि आपकी खर्चा क्या क्या है आपने किए, आप अपने खर्चे बताएं, आपने किसको रखा है, किसको निकाला है, ये सारा हमने उनको लेटर लिख के भेजा हुआ है। एक लेटर भेजा था, उनका जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने दूसरा लेटर लिखा है कि अभी आपको मिनिस्ट्री से लेटर आया था, आपने भी हमें जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने कहा जी, नजम सेठी साहब थे नहीं, शायद बाहर के मुल्क गए हुए थे। उन्होंने कहा जैसे ही वो आएंगे वो चेयरमैन के डेस्क रखा हुआ टेबल पे हम आपको जवाब देंगे। उसके बाद मैं खुद बाहर चला गया, तो होपफुली भी कल जाऊँगा ऑफिस में, पता चलेगा कि जवाब आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया जवाब तो मजबूरन फिर हम AGPR को, अटॉर्नी जनरल, इसको सॉरी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कराएं, इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अच्छा, हम इनको ऑडिट कराएंगे फिर जी। लेकिन मदर साहब, वैसे जो भी 4 माह गुजरे हैं या 5 माह गुजरे हैं, बतौर वफाकी वज़ीर आपने क्या देखा है, कहाँ कहाँ खराबियाँ आपको नज़र आई हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर? जी क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया, खराबियाँ तो खैर कुछ नज़र नहीं आई, लेकिन ये है कि ये इस पे बड़ा शोर शराबा हुआ है जो इन्हें रीजन के इलेक्शंस कराएं। उसमें जो रीजन्स के इलेक्शन है उसमें लोगों को बड़े उस पर थे, रिजर्वेशंस थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो वही मैंने रेज़ किए कि भी आप इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। हर कोई यही कह रहा था हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, बोगस क्लब हैं और ये मैनेज किया जा रहा है, अपने लोगों को ला रहे हैं। तो इसी तरह तो आप नहीं समझते कि अगर बोगस क्लब हैं तो उसकी भी तहकीकात हो, एक रिपोर्ट आ जाए और पता चल जाए कि मुल्क में कितने बोगस हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको अर्ज़ किया, मैंने इलेक्शन कमीशन को यही कहा था कि आप यू आर द वन हू इज होल्डिंग द इलेक्शन। तो मैंने कहा आप इसको देखें मामलात को, क्योंकि लोग इस तरह जो रीजन्स के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इधर काफ़ी बोगस क्लब्स को रजिस्टर किया गया है, अपने मनपसंद लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप इनको एड्रेस करें मामलात को। लेकिन इसी के साथ साथ हमेशा एक तासुर दिया जाता है कि अगर कोई टीम बनी है तो उसमें सिफारिश पे लोग आते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आप पीछे रख देते हैं। ये तासुर भी तो, इसको भी तो ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए जी, इस तरह का अगर तासुर है तो ये तो फिर सिलेक्टर्स का काम है। सिलेक्टर्स जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि भी जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसको मौका दें, आगे है जी लेके। तो आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो मिस हुए हैं, जिनको शामिल करना चाहिए था, वो नहीं हुए? मैंने टू बी ऑनेस्ट इस पे इतना गौर नहीं किया जी। अच्छा, मैं इतना गौर नहीं, खामखा मैं आपसे गलत बयान नहीं करूँ, मैंने इतना गौर नहीं किया इस पे। लेकिन ये जाहिर बात है, जो चीफ सेलेक्टर उनका काम है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको मौका दें, खेलने दें। लेकिन मदर साहब, साथ ही साथ आपसे लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो आपने लियारी का जिक्र किया था और कहा था कि बाहर से कुछ कोचेज़ आएंगे जो
वहाँ पर ट्रेनिंग भी शायद देंगे, तो उस हवाले से कोई अपडेट है वजारत की जानिब से? जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम का इंटरव्यू मुझे याद है, उसमें ये था कि जी मेरे पास आए थे अर्जेंटीना के एम्बेसडर जी, वो कोचेज़ लाना चाहते थे अर्जेंटीना से, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने इधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ग्राउंड दें और जो कोचेज़ आएंगे उनके रिहाइश की जगह दें। वो आ रही थी फीमेल के लिए, ठीक है, ख़वातीन बच्चियों के लिए जो फुटबॉल की शौकीन सिर्फ लियारी या कोयटा वगैरह भी? हर जगह, कोयटा, लियारी, आपका पूरा पाकिस्तान? हाँ जी, जहाँ से उन्हें वो ला रहे थे कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, और फीमेल कोचेज़ होंगी फुटबॉल की, अर्जेंटीना से वो लेके आ रहे हैं, और उनको हम ट्रेनिंग देंगे इधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में, और हम उनको कोयटा में भी जाकर उनको ट्रेनिंग देंगे। मैंने कहा हम आपके साथ फुल ताउन करने को तैयार है, आप जब मर्जी लेके आएं। तो वो कब तक होगा सर? वो आना था इनको आई थिंक इन जून, लेकिन वो थोड़ा डिले कर दिया उन्होंने जी। लेकिन मदर साहब, हमेशा एक भारत के साथ क्रिकेट खेलने का जो है वो उसको बड़ी अहमियत भी दी जाती है। इस दफ़ा भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी या उनके साथ क्रिकेट बहाल करने के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए जी, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इंडिया को हमेशा जब भी आता है इस तरह जो है मैचेस होते हैं, पाकिस्तान के आना हो या पाकिस्तान को जाना हो, इंडिया हमेशा खाली क्रिकेट को ही टारगेट करता है। अच्छा। आपको पता है कि बेसबॉल की टीम आई हुई थी, 30 बंदे, बड़ा कॉन्टेंजेंट था, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में इधर रह के गए, हफ्ता रहे यहाँ, वो खेल गए। अभी कुछ अर्सा पहले इनकी ब्रिज फेडरेशन ने कराया था, BFAM कराया था लाहौर के अंदर, मुबशर लुकमान साहब ने, तकरीबन 50 से बंदा इनका कॉन्टेंजेंट आया हुआ था, लाहौर में रह के गए, खेल के गए और जीत के गए। जब वो आ सकते हैं, हमारी फुटबॉल की टीम जा सकती है या हॉकी टीम जा सकती है, तो क्रिकेट क्यों नहीं? हमेशा क्रिकेट को इंडिया जो है इसको पॉलिटिक्स की नज़र बनाता है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो दुनिया में बहुत शौक से देखा जाता है, और मैं चाहता हूँ इसको पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से आप अलग रखें। आए भी आप खेलें पाकिस्तान में, कि आप न्यूजीलैंड की टीम आई है, खेली गई है, आप एशिया कप की खेलें। मुझे समझ नहीं आती क्यों हमेशा क्रिकेट के मामले पे जी कहते हैं जी हम पाकिस्तान नहीं आए खेलने के लिए। लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, ज़ाहिर बात है, तो फिर अभी हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं कि हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे। अगर इसी तरह होगा तो ज़ाहिर बात है जो वर्ल्ड कप आ रहा है फिर पाकिस्तान भी सोचेगा, पाकिस्तान भी फिर वो भी, हम भी यही कहेंगे हम भी न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेंगे, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। अच्छा, मतलब इस दफ़ा अगर वर्ल्ड कप वहाँ पे होता है तो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया? नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर इंडिया आता है एशिया कप के लिए पाकिस्तान खेलने के, ठीक है, तो हमें भी जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलना है, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में यही डिमांड करेगा भी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे मैचेस। अच्छा, ठीक। और ये एक उसूली फैसला हो सकता है, वो टाइम आएगा, हो सकता है, लेकिन अपनी मेरी ज़ाती राय इसी तरह, मेरे पर्सनल व्यू है। ठीक है, ठीक है मदर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन ये का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे थे और वफाकी वज़ीर एहसान मज़ारी साहब का कहना है कि अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर उनकी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को भी किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर खेलना चाहिए। मदर साहब, इस वक्त आप देखें कि जैसे हमने पहले प्लेयर्स की बात की, अब कुछ वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर आती हैं कि कोई प्लेयर जो है वो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहा है, कोई गाड़ी के सामने पढ़ रहा है और उस पर तनकीद भी होती है। आप समझते हैं कि प्लेयर्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ से परहेज़ करना चाहिए? उनकी अपनी, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या डिस्कस करूं। आप क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? जी, मैं हाल ही में एक वीडियो आई थी कि शायद, जी जाहिर बात है जी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल, आप खेलते हैं, हर चीज़ देखिए आपने, तो उन्हीं की अपनी जाती है, पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता किसी उसको। मेरा ख्याल है अगर पर्सनल है तो फिर किसी को तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम मदर साहब अगर भारत की बात कर रहे थे, तो इस वक्त भारत की जानिब से कोई राब्ता, कोई क्रिकेट के हवाले से, कोई बहाल करने के हवाले से, या आप उनको कोई दावत दें? देखिए जी, यही है शायद मामला तय पाए हैं, जो मुझे बस जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो हाइब्रिड मॉडल के न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे। अभी ये या ठीक है दुबई में खेलें या शारजा में खेलें या अबू धाबी में खेलें या कोलंबो में खेलें, उस पर ये शायद है कि बाकी जो शुरू की बाकी टीमें जो हैं वो मैचेस होंगे तो पाकिस्तान में होंगे। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो क्रिकेट टीम है उस पर ज़्यादातर वो सियासत की नज़र हो चुकी है और सियासत वहाँ पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। जी, बस आप ये समझें कि उनकी टीम तो आना चाहती है, जो मेरी अपनी नॉलेज में है कि वो दे वांट टू प्ले पाकिस्तान। अच्छा, बट ज़ाहिर बात है फिर वो भी गवर्नमेंट है उधर है, गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही है, क्लियरेंस नहीं दे रही जाने की, पाकिस्तान आने की। जी, तो क्या उनके किसी प्लेयर से कोई राब्ता आपका, या आपकी अजम्पशन है कि वो आना चाहते हैं? नहीं, अरे बात है जी, आप
स्पोर्ट्स मैन है, जो स्पोर्ट्स लवर है वो तो कहेगा मैं खेलूंगा जाके, जहाँ मुझे अब मौका दें खेलने के लिए मैं खेलूंगा। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऐसा कोई प्लेयर होगा जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा होगा। जाहिर बात है वो क्रिकेट खेलने गए हैं और इधर आके खेलेंगे, और उनको पता भी है कि जब पाकिस्तान में आए हैं, पहले भी आए थे, खेलते रहे, लोगों ने उनकी बड़ी मतलब पजीराई की है। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई ऐसा प्लेयर होगा जो कहेगा जी मैं हमने पाकिस्तान नहीं जाना। जाहिर बात है अभी BCCI के हाथ में, क्रिकेट बोर्ड के हाथ में इनको इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, या वही फैसले करेगी। फैसला तो नहीं करना है कि पाकिस्तान खेलना है क्या न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलना है। लेकिन मदर साहब, मुख्तलिफ एथलीट्स को आप देख लें, मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनके मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं। लास्ट टाइम आपने कोयटा से देखा कि कोई रोज़गार के लिए बाहर जा रहा था, कश्ती डूब गई, डेथ हो गई। आप नहीं समझते कि हुकूमत की जानिब से उनकी कोई मुआशी तौर पर उनकी कोई सपोर्ट होनी चाहिए, उनकी कोई मदद करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए जी, कि आपके नेशनल हीरोज़ हैं, अगर वो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर लेके जाते हैं और आपके लिए कोई मेडल जीत के आते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो ऐसे अपने प्लेयर्स की लाजमी है आपकी हुकूमत को उसमें इनकी मदद करनी चाहिए। आप बाहर देखें कि जो एथलीट्स जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोचेज़ नहीं होते, हमारे पास फ़ीस अदा करने के लिए नहीं होती। तो ये चैलेंजेस आपको अभी भी दरपेश हैं, आप समझते हैं कि ये मामला हल हो चुके हैं? नहीं, चैलेंजेस तो हैं ये। देखिए, अगर आप फ़ॉरेन कोचेज़ हायर करेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है। अब जैसे हमारे वो हॉकी के कोच थे एकमन, उनको हम $10,000 भर रहे थे महीने का। अच्छा। अभी हमारे वो उसके टाइकोंडो के कोच हैं ईरान के, उनको भी हम $5,000 भर रहे हैं पर मंथ। अभी वॉलीबॉल का कोच को हायर किया ब्राज़ीलियन, पहले भी ब्राज़ीलियन था, क्रिस्टियानो नाम था मेरे ख्याल से शायद, उसको भी हम $5,000 भरे थे पर मंथ। अभी नया इन्होंने हायर किया फेडरेशन है, वॉलीबॉल फेडरेशन है, तो उसको भी हम जाहिर बात है $5,000-6,000 तो भरेंगे। क्योंकि जो फॉरेन कोच आते हैं वो आपको सस्ते नहीं मिलते, दे चार्ज यू लॉट ऑफ मनी। और डिपेंड करता है फिर किस तरह। अभी हॉकी वाली की परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू नहीं किया, हालांकि वो मेरे से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। मैंने कहा इसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं हमारी हॉकी, इसकी आप मुझे परफॉर्मेंस बताएं तो मैं इसका किस बेसिस पे इसका कॉन्ट्रैक्ट में रिन्यू करूँ। ठीक है। और इतनी हैवी अमाउंट हम इसको पे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ही मैं दिखा नहीं रहा हॉकी के अंदर। तो मैंने उनको मतलब पोलाइटली वो कर दिया, मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूँगा। तो माजी में तो फिर इस वजारत में भी ये कहा गया कि बहुत सी पैसों की जो है वो खुर्द बुर्द हुई है, वहाँ पर फंड्स के हवाले से भी ये सवाल उठते रहे कि बाहर जो प्लेयर्स गए उनको रकम नहीं मिली, कोचेस नहीं मिले, बल्कि वो रकम जो है वो अकाउंट से जाती रही। तो आपके इल्म में ये मामला है कि वजारत में ये कुछ होता रहा? देखिए जी, मैं अपनी जब से मैं हूँ मैं अपना जिम्मेवार हूँ, उससे पहले क्या होता रहा वही बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। हाँ। मैं अपना ही चुने का जिम्मेवार हूँ। लेकिन मदर साहब, क्या वजह है कि हॉकी में पाकिस्तान जो है वो चैम्पियन था हॉकी का, लेकिन अभी आप अगर देखें तो सिर्फ एक क्रिकेट ही है, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो वो वही रह गई है। वो हॉकी जिसमें हम चैम्पियन थे आज उसका कहीं नाम नहीं आता। देखिए नादिर साहब, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, एक तो हॉकी में नेशनल गेम है जी, क्रिकेट में पैसा बहुत है, क्रिकेट में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा फेम है, ग्लैमर है, प्लेयर्स को अच्छी ठीक ठाक पैसे मिलते हैं एडवर्टीजमेंट के, इसके टीवी राइट्स ये वो, और लोग ज़्यादातर हमारे क्रिकेट के उसकी तरफ हैं, चले जाते हैं देखने के लिए। हालांकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है और अनफॉर्चुनेटली कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, स्टेक्स ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा करते हैं। लेकिन हॉकी आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं कि हॉकी हमारी एक ज़माने में नंबर 1 थी, हम चैम्पियन और चैम्पियन रहे, हम स्क्वाश के रहे चैम्पियन, और हम स्नूकर के चैम्पियन रहे, वर्ल्ड चैम्पियन रहे। तो ये ऐसी चीज़ें कि जी हमें इनको थोड़ा इस पर थोड़ा प्लेयर्स को भी हमें अपने उनको अच्छी तरह उनकी भी हमने लुक आफ्टर करना होगा हॉकी के प्लेयर्स का। जैसे अभी हमारी जूनियर टीम गई थी अभी ओमान, वहाँ से फाइनल में हार गए बट दे परफॉर्म वेरी वेल। और इससे पहले हमारी हॉकी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की ग्रांट के लिए, मैंने वो ग्रांट दी, उधर बुरी तरह हार के। ठीक है। जैसे अभी फुटबॉल की टीम गई हुई है हमारी मॉरिशस, सारे मैच हार गई है। तो इसी तरह के हैं, ये अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना है और उनको अच्छी। तो आप समझते हैं कि अगर हॉकी में पैसा नहीं है तो शायद इस वजह से प्लेयर्स की दिलचस्पी भी नहीं है, अदम दिलचस्पी है उनकी भी। अगर सहूलियात हों, पैसा हो तो शायद उनकी दिलचस्पी भी ज़्यादा हो। वो तो जो अगर प्लेयर है, अगर हॉकी खेलता है तो उसको हॉकी की सारी बात है, उसका अपना है। लेकिन ये है कि हाँ जी, हमें हॉकी को तवज्जो देना चाहिए और हॉकी के ऊपर हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर भी, और इनको अच्छा कोच दें। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कल आपकी कोई मीटिंग है ज़का अशरफ साहब से? हाँ जी, है मेरी कल। और क्या मामलात होंगे उसमें जो डिस्कस होंगे? क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जी, हाउ टू फ्यूचर की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब आपने अभी से मुलाकातें शुरू कर दी हैं नोटिफिकेशन होने से पहले? जाहिर बात है, एक चीज़ क्लियर है जी कि ज़का साहब नेक्स्ट चेयरमैन है, नेक्स्ट चेयरमैन है।
अच्छा, इसमें नून लीग के कोई तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक सामने नहीं है? ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात आने भी नहीं चाहिए ना जी, अच्छा, क्योंकि ये हक पीपल पार्टी का है, तो लिहाजा पीपल पार्टी का ही बंदा जो लीडरशिप ने नॉमिनेट किया वही होगा। ज़का अशरफ साहब, और कोई नहीं? नहीं। अच्छा, मदर साहब इससे हट के दो तीन पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। माजी में हमने देखा कि वजारत बैनुल सूबाई राब्ता में, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी, तो तासुर दिया जाता था कि सूबों के दरमियान राब्तों का फुकदान है। आप अभी भी समझते हैं कि जो सिंध के माजी में तहफ़्फ़ुज़ात थे वजारत के हवाले से, वो अब दूर हो चुके हैं? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वो दूर हो चुके हैं, वो पानी का मसला हो या दीगर इशूज़ हो? मैं कहता जी, पहले इट इज़ यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ आईपीसी, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी, ठीक है, ये हमारे पास होते थे, लेकिन अब ये अलग से डिवीजन बन गए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, CCI, ये मामला तो वहाँ रेज होते हैं, तो इससे अभी हमारे इसका डिवीजन भी अलग है, इसकी हर चीज़ अलग है इसका, तो ये मैटर्स इस तरह के रिलेटेड सूबों के आपस में कोई प्रॉब्लम्स हो तो ये मैटर्स वहाँ CCI में लेके जाते हैं। CCI में जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली हो या सेनेट, वहाँ पर यह बात की जाती थी कि अभी भी राब्तों का फुकदान है। 18वीं तरमीम के बाद कई खराबियाँ जो हैं वो पैदा हुई हैं, तो मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है। बतौर वफाकी वज़ीर आप समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट में तरमीम की मज़ीद ज़रूरत है? नहीं जी, कोई तरमीम की ज़रूरत नहीं है, कोई राब्तों का फुकदान नहीं है। वो बेसिकली उस वक्त के जो इमरान खान न्याजी थे उनको खुद अपनी अकल का फुकदान था। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि कल बिलावल साहब ने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो स्वात में जलसा हुआ, उन्होंने कहा है कि हमारे बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि आप उस कैबिनेट मीटिंग में थे, पीपल्स पार्टी के बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? क्या कराची में जो तरक्याती काम है उनकी रकम नहीं मिल रही या दीगर इशूज़ भी हैं? देखिए जी, बिल्कुल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के, उसके हवाले से रिजर्वेशंस हैं। दूसरा जो फ्लड आए थे, जो हमें कमिटमेंट की गई थी कि सिंध के अवाम के लिए हम इतने पैसे करेंगे, अभी तक वो भी पूरी तरह हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नहीं मिले, जो तबाही सिंध में आई थी ड्यूरिंग फ्लड्स जी, तो वो भी अभी तक फुल पेमेंट नहीं हुई हमें फेडरल गवर्नमेंट से। तो यही इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ हैं पार्टी के, जी हमें हमारे जो पहले रहते हैं, जो हमसे कमिटमेंट की गई थी फ्लड्स के लोगों के लिए, वो भी हमें दिए जाएँ, और अभी जो मज़ीद जो है हमें जो कमिटमेंट्स हैं की गई हैं अपना वफाक की जानिब से, तो वो उस पर हम क्या कहते हैं, यही है कि हमें वो अपने कमिटमेंट्स पे पूरा उतरें जी। लेकिन मदर साहब उस मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब भी थे, वो चेयर कर रहे थे, तो उनका क्या जवाब था फिर इस हवाले से? किस हवाले से जी? कि फ़ंड्स जो हैं, जो हमने देखा ये सेनेट में भी आपके सेनेटर्स ने मामला उठाया है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो दौरा किया फ्लड के दौरान सिंध का, तो उन्होंने वादे किए थे कि वो रकम जारी करेंगे इनकी बहाली के लिए, लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुए। तो वज़ीर आज़म साहब के सामने जब ये मामला रखा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया फिर? जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ कहा कि अभी तक वो मामलात उधर ही हैं कि जो वादे किए गए अभी तक वो पूरे नहीं हुए। मैं ये नहीं कि सब वादे उन्हें, कुछ हुए कुछ नहीं भी हो, जो नहीं हुए तो अब मुझे इसी बात को रेज़ किया PM साहब ने साहब कि जो आप फेडरल गवर्नमेंट से कमिटमेंट्स थी ड्यूरिंग फ्लड्स, तबाही शबाही जो आई है रिहेबिलिटेशन की सिंध के आवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए, उसको काइंडली उस पर हमें आप उनको देखें और उनको जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर किया जाए। और हमने देखा कि उसी मीटिंग में ये भी तासुर दिया गया कि शायद वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं चाहती थी या कम चाहती थी, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने वो मामला उठाया। क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, उस मीटिंग में ये हुआ था, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें यही था कि PM साहब हर एक की राय ले रहे थे, हर मतलब मिनिस्टर्स की या हर एक की राय ले रहे थे। कोई कह रहा था कि 50% बननी चाहिए, महंगाई बहुत है, कोई कह रहा था 30% बननी चाहिए, कोई कह रहा था 35%। तो उन्हें और हमने ये भी देखना था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी सूरत हाल है, तो ताकि इकॉनमी के ऊपर जो सूरत हाल है ताकि उन पर भी बोझ ना पड़े। फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा अगर हम कितने % बढ़ा सकते हैं कि इसमें आप फाइनेंस मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं अगर इजाफा हो, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक आई थिंक 35 था 35%, और ग्रेड 16 से अब 22 तक उनका था 30%। तो इसी तरह यही था, PM साहब ने हर एक की लाई। मदर साहब आखिरी सवाल, आप मुख्तलिफ मीटिंग्स, अहम मीटिंग्स में शिरकत भी करते रहते हैं, इलेक्शन के मुतल्लिक बड़ा कहा जा रहा है कि अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या फिर 6 माह आगे जाएंगे, आप बताएं इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये तो आपने बड़ा अहम सवाल पूछ लिया। यही बहस हो रही है, तो आप ही बता दें कि अक्टूबर का इलेक्शन टाइम पे होंगी, जब भी वो टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। सर वो टाइम ही का इंतजार है कि वो टाइम आपकी नज़र में क्या है, अक्टूबर है, नवंबर है या फिर 6 माह के बाद? अभी इस पर मैं वाज़ेह कुछ कह नहीं सकता। अच्छा चलें, ठीक है मदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू। नाज़रीन, एहसान की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ा दो टोक जो है
یہ ایک موقف اپنایا ہے کہ جس کے پاس آئی پی سی کی وزارت ہے، جو متعلقہ وزارت ہے، اسی کا بندہ جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی بنے گا. اور اس وقت ذکا اشرف کی کل احسان مزاری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہے، اور ان کا یہ دو ٹوک موقف ہے کہ احسان مزاری ذکا اشرف جو ہیں وہی چیئرمین پی سی بی بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو پی سی بی میں خرابیاں ہوئیں یا جو پیسوں سے متعلق معاملات ہیں رمیز راجہ صاحب کے دور میں، اس کی آڈٹ کا بھی کہا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نجم سیٹھی صاحب کو بھی ان سے 4 ماہ کی جو پرفارمنس ہے اس پر رپورٹ بھی مانگی گئی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.